हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। इससे पहले का हमारा जो वीडियो था उसमें हमने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके जो ओवरऑल मतलब आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल हैं उसका हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू देखा था, एक ब्रीफ ओवरव्यू इंट्रोडक्शन टाइप का। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको सारे आर्टिकल के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए। अब आगे के हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर हम हर एक आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने दो आर्टिकल लिए हैं, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। ये दोनों ही आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल नंबर 12 जो है वो हमको स्टेट की डेफिनेशन देता है और आर्टिकल नंबर 13 जो है वो आप ऐसा समझ लीजिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आर्बिट्ररी जो लॉ है उनके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो आर्टिकल नंबर 12 है उसके अंदर हमको क्या दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 12 जो है उसमें हमको दी गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट में इंक्लूड क्या होगा, तो इसमें इंक्लूड होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, सारे स्टेट्स के जो भी गवर्नमेंट है वो। उसके बाद ऑल लोकल बॉडीज, इसमें हमारा पंचायती राज, म्यूनिसिपल कमिश्नर, वो सब आ जाएगा। उसके बाद है अदर अथॉरिटीज ऑफ इंडिया अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हमारा आ जाएगा जैसे कि LIC, RBI। ठीक है, जो और भी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जिसका टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, या जिसका जो मतलब बिजनेस कंडक्ट करने का स्टाइल है वो प्रीवियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे करती थी वैसे है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अंदर पूरा ओन करती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाए। इसके अलावा जैसे हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है, तो वो सब भी स्टेट के अंदर में फॉल करेगी। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन दिया है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्ट 3 और पार्ट 4, ठीक है, उसके लिए ही लागू होता है। और बाकी दूसरा जो हमारा मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए अदर पार्ट्स है उसके लिए लागू नहीं होता है, उसके लिए अलग से दी गई है स्टेट की डेफिनेशन, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपली ये हमारा आर्टिकल नंबर 12 है। ठीक है, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है और इसमें आपको बताया है इसके स्टेट क्या क्या है। ये दो तो आप समझ ही जाएंगे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स और लोकल बॉडीज। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो यहीं पे है कि जो अदर अथॉरिटीज है, ठीक है, तो उसमें आपको इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले जैसे उसके लिए काम करती थी, जिस स्टाइल में काम करती थी अगर वो उस स्टाइल में काम कर रही है, ठीक है, या कोई मतलब पब्लिक इम्पोर्टेंस वाली चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजोरिटी शेयर है, ठीक है, तो ये इस तरीके की जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में अगर काम कर रहे हैं तो उसको हम स्टेट में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 13 में क्या है, लॉस इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को हमारे अब्रेज कर रहे हैं या वायोलेट कर रहे हैं तो उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी दो चार क्लॉज दिए हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें जो फर्स्ट क्लॉज है वो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ वो इनकंसिस्टेंट है या उनको वायलेट कर रहा है, ठीक है, या उनका कोई क्लॉज वायलेट कर रहा है, तो उन लॉज को वॉइड कंसीडर किया जाएगा, इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, या पूरा कोई लॉ है उसका एक कोई छोटा सा एक सेक्शन अगर फंडामेंटल राइट्स को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो अगर उस सेक्शन को अमेंडमेंट के द्वारा चेंज कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है तो फिर वो लॉ रजिस्ट मतलब तो फिर वो लॉ रह सकता है, मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसको हम वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्लॉज 2 में जो दिया है उसमें क्या दिया है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ
that violate fundamental right, okay, it will be declared void और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड। ठीक है, तो स्टेट जैसे कि हमने बताया जो सारी संस्थाएं हैं स्टेट के अंदर जो फॉल करती है वो उनमें से कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, अब्रिज करे या हमको हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनको छीन ले। अगर वो ऐसा कोई लॉ बनाते हैं तो उसको भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इनवैलिड करार दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो 13 क्लॉज 3 है उसमें जो लॉ दिया है, लॉ के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो इसमें आ जाएगा एनी ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एंड कस्टम फॉलोस इन द कंट्री विच हैज फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी एक चीज दी गई है, लॉ इन फोर्स। ठीक है, तो लॉ इन फोर्स में कौन इंक्लूड हो जाएगा, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट और एनी अथॉरिटी सच एज सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो अथॉरिटीज जो लॉ इन फोर्स है अभी उसको इंक्लूड हम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, अगर अंडर आर्टिकल 368 के अंदर में कोई अमेंडमेंट की जा रही है, ठीक है, उसको लॉ कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर दी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इवन इफ इट वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये आपको एक एक्सेप्शन है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, आई होप आपको आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे के आर्टिकल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।